सोचिए आप एक स्केटबोर्ड पर खड़े हैं और आप एक भारी बॉल पूरी ताकत से फेंकते हैं। क्या होता है? आप पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं। बॉल एक तरफ जाती है और आप दूसरी तरफ। ये हर रॉकेट के पीछे का आसान खूबसूरत सीक्रेट है। ये हवा या जमीन के खिलाफ धक्का नहीं दे रहा, ये खुद के खिलाफ धक्का दे रहा है। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक रॉकेट इंजन अपनी नोजल से गर्म गैस को अविश्वसनीय गति से बाहर फेंकता है। ये शक्तिशाली क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया पैदा करती है। एक बल जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, जो रॉकेट को ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर धकेलता है। ये बलों का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो ब्रह्मांड के इस मूलभूत सिद्धांत से शुरू होता है। लेकिन पृथ्वी आसानी से जाने नहीं देती। इसकी एक शक्तिशाली पकड़ है जिसे ग्रेविटी कहते हैं, जो हर चीज को लगातार अपने केंद्र की ओर खींचती है। इससे बचने के लिए एक रॉकेट को इतना थ्रस्ट फोर्स पैदा करना होगा जो उसे नीचे खींचने वाले ग्रेविटी के बल से ज्यादा हो। यह एक लगातार लड़ाई है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर चढ़ता है उसे एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग से भी लड़ना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक स्विमिंग पूल में दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। हवा, खासकर निचले वातावरण में, रॉकेट के खिलाफ धक्का देती है, उसे धीमा करने की कोशिश करती है। रॉकेट का चिकना, नुकीला आकार विशेष रूप से हवा को जितनी कुशलता से हो सके काटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह ड्रैग कम होता है और अंतरिक्ष में चढ़ने के लिए कीमती ऊर्जा बचती है। यहीं पर मल्टी स्टेज रॉकेट का विचार इतना शानदार हो जाता है। एक रॉकेट ज्यादातर ईंधन से बना होता है। जैसे जैसे वह ईंधन जलता है उसका कुल द्रव्यमान कम होता जाता है। खाली ईंधन टैंक से छुटकारा पाने से रॉकेट बहुत हल्का हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत भारी बैकपैक लेकर पहाड़ चढ़ रहे हैं। एक बार जब आप अपनी कुछ चीजें इस्तेमाल कर तो क्या होगा अगर आप उस बैकपैक के हिस्से को फेंक सके? आप अचानक बहुत हल्के हो जाएंगे और बाकी का रास्ता ज्यादा आसानी से चढ़ पाएंगे। एक मल्टी स्टेज रॉकेट बिल्कुल ऐसा ही करता है। पहला, सबसे बड़ा स्टेज जमीन से ऊपर उठने के लिए शुरुआती भारी धक्का देता है और एक बार जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अलग हो जाता है और गिर जाता है, जिससे हल्का रॉकेट अपनी यात्रा जारी रखता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। दूसरे और तीसरे स्टेज एक के बाद एक फायर करते हैं। हर एक वजन कम करता है और बचे हुए पेलोड को तेजी से और ऊपर धकेलता है। कई मिशनों का अंतिम लक्ष्य वह प्राप्त करना है जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये सिर्फ ऊपर जाने के बारे में नहीं है, ये इतनी तेजी से साइडवेज जाने के बारे में है कि पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिरते रहें बिना कभी उस पर गिरे। लगभग 17,500 मील प्रति घंटे या 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रॉकेट की आगे की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को पूरी तरह से संतुलित करती है। यह एक स्थिर ऑर्बिट में प्रवेश करता है, जैसे एक ब्रह्मांडीय मेरी गो राउंड, जिससे सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्री हमारे ग्रह का चक्कर लगा पाते हैं, जो फ्री फॉल की एक शाश्वत स्थिति में रहते हैं। रॉकेट की कहानी किसी मॉडर्न लैब में शुरू नहीं होती। यह प्राचीन चीन में 1000 साल से भी पहले बारूद के आविष्कार के साथ शुरू होती है। उन्होंने खोजा कि अगर आप इस विस्फोटक पाउडर को एक बांस की नली में पैक करके एक सिरा जलाते हैं तो वह आकाश में उड़ जाता है। ये पहले फायर एरो थे जिनका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मनों को डराने के लिए ज्यादा होता था, बजाय किसी असली नुकसान के। लेकिन सिद्धांत का जन्म हो चुका था। किसी वस्तु को धकेलने के लिए एक नियंत्रित विस्फोट का विचार मानव कल्पना में आ गया था। सदियों तक रॉकेटरी का यही विस्तार रहा, पटाखों के रूप में उत्सव का साधन या युद्ध का एक छोटा हथियार। यह एक सरल फिर भी गहरा पहला कदम था। 18वीं सदी के भारत में इस तकनीक में एक आश्चर्यजनक उछाल आया। मैसूर साम्राज्य ने टीपू सुल्तान के शासनकाल में लोहे के खोल वाले रॉकेट विकसित किए। उस समय के कमजोर बांस या कागज के रॉकेटों के विपरीत ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और इनकी रेंज ज्यादा थी। कुछ तो 1 मील से भी ज्यादा दूर तक जाते थे। इनका प्रभावी ढंग से ब्रिटिश सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिनके सैनिक इन अजीब फुफकारने वाले हथियारों से डर गए थे। इस विकास ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। रॉकेट साधारण प्रोजेक्टाइल से एक ज्यादा गंभीर और दुर्जेय सैन्य तकनीक में विकसित हो रहे थे। ब्रिटिश इतने प्रभावित हुए कि वे डिजाइनों को यूरोप वापस ले गए, जिसने सीधे तौर पर वहां रॉकेट विकास की अगली लहर को प्रेरित किया। हालांकि रॉकेट का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रा के लिए करने का सपना अभी भी सिर्फ साइंस फिक्शन था। यह एक शांत रूसी स्कूल टीचर कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की के साथ बदलना शुरू हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के मूलभूत गणित को केवल एक पेन और कागज के साथ हल किया। उन्होंने ज्यादा शक्ति और नियंत्रण के लिए तरल ईंधन की जरूरत का सिद्धांत दिया और वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए मल्टी स्टेज रॉकेट की अवधारणा का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने खुद कभी रॉकेट नहीं बनाया, लेकिन उनका रॉकेट इक्वेशन वह सैद्धांतिक आधार बन गया जिस पर भविष्य की सभी अंतरिक्ष यात्राएं बनाई जाएंगी। वह दूरदर्शी थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना को एक हल करने योग्य इंजीनियरिंग समस्या में बदल दिया। त्सियोल्कोव्स्की के सिद्धांतों को एक अमेरिकी रॉबर्ट गोडार्ड ने व्यवहार में लाया। 1926 में मैसाचुसेट्स के एक ठंडे खेत में गोडार्ड ने दुनिया का पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। यह सिर्फ 2.5 सेकंड तक उड़ा और लगभग 41 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन यह एक स्मारक उपलब्धि थी। इसने साबित किया कि अवधारणा काम करती है। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद वर्नर वॉन ब्रॉन ने इन सिद्धांतों को एक विशाल पैमाने पर ले गए। उन्होंने जर्मनी के लिए V2 रॉकेट विकसित किया, जो पहला लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल था। युद्ध के बाद वह अमेरिका चले गए और सैटर्न वाई के मुख्य वास्तुकार बन गए। वह विशाल मल्टी स्टेज रॉकेट जिसने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाया, उस सपने को पूरा किया जिसे त्सियोल्कोव्स्की ने दशकों पहले कल्पना करने की हिम्मत की थी। चांद पर उतरने के 50 से ज्यादा सालों तक रॉकेटरी का बेसिक मॉडल वही रहा। रॉकेट शानदार शक्तिशाली मशीनें थीं, लेकिन वे डिस्पोजेबल थीं। कल्पना कीजिए कि आप लंदन से न्यूयॉर्क एक जंबो जेट में उड़ते हैं और फिर एक ही यात्रा के बाद पूरे हवाई जहाज को फेंक देते हैं। हम रॉकेटों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे।
यह अविश्वसनीय रूप से महंगा और बेकार था। फिर स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी ने, जिसके प्रमुख इलन मस्क हैं, एक रेडिकल सवाल पूछा, क्या होगा अगर हम रॉकेट को लैंड करवा सकें और उसे फिर से इस्तेमाल कर सकें। इस एक विचार ने अंतरिक्ष के साथ हमारे रिश्ते को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसने असंभव को रूटीन में बदल दिया है। इस क्रांति का सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा वर्टिकल लैंडिंग है। हम सभी ने वीडियो देखे हैं। एक फाल्कन 9 रॉकेट का पहला स्टेज, जिसने अभी अभी अपने पेलोड को ऑन ऑर्बिट की ओर धकेला है, पलट जाता है, अपने इंजनों को फिर से चालू करता है और एक ड्रोन शिप या लैंडिंग पैड पर सीधा उतरते हुए धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आता है। ये कोई जादू नहीं है, ये इंजीनियरिंग की एक मास्टरपीस है। परिष्कृत ऑन बोर्ड कंप्यूटर, स्टीयरेबल ग्रिड फिन्स और अपने इंजनों को थ्रॉटल करने की क्षमता के साथ रॉकेट बूस्टर को एक सटीक लैंडिंग स्पॉट पर खुद को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। रॉकेट के सबसे महंगे हिस्से को फिर से इस्तेमाल करके स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में पहुंचने की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया, जिससे उन मिशनों के लिए दरवाजा खुल गया जो पहले उनके खर्च के कारण अकल्पनीय थे। स्पेस एक्स ने अपने रॉकेटों को शक्ति देने वाले ईंधन की भी फिर से जांच की। उनके रैप्टर इंजन, जो उनके अगली पीढ़ी के स्टारशिप के लिए डिजाइन किए गए हैं, तरल मीथेन और तरल ऑक्सीजन का संयोजन उपयोग करते हैं। मीथेन क्यों? यह अत्यधिक कुशल है और स्वच्छ जलता है, जिसका मतलब है कि बिना व्यापक सफाई और नवीनीकरण के इंजनों को फिर से इस्तेमाल करना आसान है। लेकिन एक ज्यादा महत्वाकांक्षी कारण है। मीथेन सैद्धांतिक रूप से मंगल पर ग्रह के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और उपसतह जल बर्फ का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन के रूप में जानी जाने वाली यह अवधारणा मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाने की कुंजी है। इसका मतलब है कि भविष्य के खोजकर्ताओं को अपने साथ अपने वापसी का सारा ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं होगी। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी और दुनिया में पेट्रोल पंप ढूंढ पाना। सिर्फ चीजों को लॉन्च करने के अलावा स्पेस एक्स अंतरिक्ष में नई बुनियादी ढांचा बनाने के लिए अपनी सस्ती पहुंच का उपयोग कर रहा है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण स्टारलिंक है, जो हजारों छोटे उपग्रहों का एक विशाल समूह है जो दुनिया के लगभग हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। फिर से इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों से पहले ऐसे विशाल नेटवर्क को लॉन्च करना आर्थिक रूप से असंभव होता। अब प्रत्येक फाल्कन 9 लॉन्च में दर्जनों उपग्रहों के साथ नक्षत्र तेजी से बढ़ रहा है। यह पूर्ण उपयोगिता का सीधा परिणाम है। जब लॉन्च की लागत कम हो जाती है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं और हमारे ऊपर आकाश में भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और अब हम अगली बड़ी छलांग की कगार पर खड़े हैं, जो एक चमकते स्टेनलेस स्टील के जहाज में समाहित है, जिसे स्टारशिप कहते हैं। यह सिर्फ फाल्कन 9 का एक विकास नहीं है, यह एक अंतरिक्ष यान क्या हो सकता है इसकी पूरी तरह से नई सोच है। स्टारशिप को एक पूरी तरह से और तेजी से फिर से इस्तेमाल होने वाली परिवहन प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 100 लोगों या 100 टन से ज्यादा कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। इसका विशाल पैमाना सांस रोक देने वाला है, जो अब तक बनाए गए किसी भी रॉकेट से ज्यादा लंबा है। पूरी प्रणाली सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप अपर स्टेज दोनों को कुछ ही घंटों में लैंड करने और अगली उड़ान के लिए तैयार होने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि हफ्तों या महीनों में। स्टारशिप का अंतिम लक्ष्य मंगल है। विजन सिर्फ एक झंडा गाड़ना और घर वापस आना नहीं है, जैसा हमने चंद्रमा पर किया था, बल्कि एक आत्मनिर्भर शहर बनाना है। स्टारशिप वह वाहन है जो इस साहसिक सपने को विश्वसनीय बनाता है। यह इंटरप्लेनेटरी लॉरी, अंतरिक्ष यान और एक ही में निवास स्थान है। योजना में पहले कई कार्गो जहाजों को भेजना शामिल है, जो मंगल की सतह पर ईंधन का उत्पादन करने के लिए आपूर्ति, सौर पैनल और उपकरण ले जाएंगे। फिर पहली क्रू वाली स्टारशिप लंबी यात्रा करेगी, एक पहले से तैयार चौकी पर पहुंचेगी। यह एक स्टैगरिंग महत्वाकांक्षा की योजना है, जो पृथ्वी से परे जीवन का विस्तार करने और चेतना के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहती है। स्टारशिप को हकीकत बनाने की यात्रा पुनरावृत्ति डिजाइन का एक शानदार नजारा है। स्पेस एक्स प्रोटोटाइप बनाता है, परीक्षण करता है, उड़ाता है और अक्सर शानदार ढंग से तोड़ता है। हर विस्फोट, हर असफल लैंडिंग को विफलता के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि डेटा इकट्ठा करने के एक तेज तरीके के रूप में देखा जाता है। यह हार्डवेयर समृद्ध दृष्टिकोण केवल कंप्यूटर सिमुलेशन पर सालों बिताने से कहीं ज्यादा तेज है। यह इंजीनियरों को वास्तविक दुनिया के तनावों से सीखने और अगली उड़ान के लिए डिजाइन को तेजी से सुधारने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया सभी के देखने के लिए खुले में हो रही है। ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक उत्साह और गति वापस लाई है, जिसे हमने अपोलो युग के बाद से नहीं देखा है, जिससे एक नई पीढ़ी को सितारों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया गया है। प्राचीन चीनी फायर एरो से लेकर विशाल स्टारशिप तक रॉकेट की कहानी मानवीय जिज्ञासा और अथक महत्वाकांक्षा की कहानी है। हर युग ने पिछले पर निर्माण किया। पटाखों का सरल प्रणोदन, मैसूर रॉकेटों की सैन्य शक्ति, सियोल्कोव्स्की के मूलभूत सिद्धांत, गोडार्ड का व्यावहारिक प्रमाण, वॉन ब्रॉन के सैटर्न V का स्मारक पैमाना और अब स्पेस एक्स की क्रांतिकारी पूर्ण उपयोगिता। लक्ष्य दुश्मन को डराने से लेकर चंद्रमा तक पहुंचने तक विकसित हुआ है और अब एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने तक। तकनीक हमारे सपनों का प्रतिबिंब है और अभी हम पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने देख रहे हैं। अगर ब्रह्मांड के माध्यम से इस यात्रा ने आपकी जिज्ञासा जगाई तो कृपया इस निबंध को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने विचारों के साथ एक कमेंट छोड़ें। विज्ञान और ब्रह्मांड में ज्यादा अन्वेषणों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऊपर देखते रहें।